हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, आज हम जो है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास में जो वेंकोजी जो है ना वेंकोजी भोसले के जो शासनकाल है जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से शासन ना करके सूबेदारों को नियुक्त करके अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने शासन किया है, उसको हम क्या करेंगे डिटेल से देखेंगे। ठीक है जी, ओके चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में आप लोगों को मैं बता दिया था कि किस प्रकार से रघु जी जो द्वितीय हैं वो महिपत और दिनकर को भेजते हैं आनंदीबाई के पास, उन दोनों के बीच संधि होता है और कैसे जो है व्यंकोजी भोसले को क्या मिलता है, छत्तीसगढ़ का बागडोर उसके हाथ में आपका मिलता है। ठीक है, इतना आप देख चुके थे, इतना बता दिए थे। उसके बाद रहता है क्या है कि जो व्यंकोजी भोसले हैं वो एकदम चिल आदमी रहता है, चिल मतलब उसको किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। ठीक, अपना खा पी के मस्त बाजू में कोंटेम पड़े हैं, ऐसे टाइप का रहता है कौन आपका व्यंकोजी भोसले। लेकिन रघु जी जो द्वितीय रहते हैं उसको डर रहता है कहीं भैया बाद में अगर इसका अकल आ गया, अगर दिमाग आ गया तो कहीं जो पूरा क्षेत्र है, जो मेरा नागपुर का जो क्षेत्र है उस पूरे क्षेत्र में हिस्सा मत मांगे ऐसा करके, तो इसको यहां से डर काना था। लेकिन फिर भी व्यंकोजी भोसले ने बोले कि मैं वहां जाने वाला नहीं हूं, आप चाहते हो कि मैं अगर वहां जाऊं तो ठीक है मैं रहूंगा यहीं, लेकिन मैं क्या करूंगा सूबेदार को वहां पर भेजूंगा और सूबेदार वहां से क्या करेंगे शासन करेंगे। तो ऐसे तैसे करके लटपट जो है वो मान जाते हैं कौन आपका रघुजी द्वितीय, इसके बात को मान जाते हैं और वो इन दोनों के बात के मान जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो ये हो गया। तो व्यंकोजी जो भोसले हैं वो छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते बल्कि सूबेदार को नियुक्त करते हैं और वो क्या करते हैं शासन संभालते हैं। ठीक है इतना भैया, तो इतने को आपको याद रखना है। ठीक है, तो व्यंकोजी भोसले का जरा सा भी मन नहीं रहता कि वो छत्तीसगढ़ में आए और शासन करे। ये थोड़े से पूजा पाठ वाले आदमी थे, धार्मिक प्रवृत्ति का ज्यादातर आदमी था, समझ रहे हो, जिसको शासन मसान में उतना ज्यादा इंटरेस्ट जो है आपका नहीं था। ठीक, तो देखते हैं कौन सा आपका व्यंकोजी भोसले का जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है ना, उसको देखते हैं और कैसे सूबेदार कौन कौन सूबेदार हुए हैं और क्या क्या शासन किए उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखोगे तो व्यंकोजी का जो शासनकाल है, व्यंकोजी भोसले का याद रखना जो शासनकाल था वो कब था, तो वो कब से कब तक था, ये था 1789 से लेके 1815 तक। कई बुक में 1787 दिया जाता है, तो याद रखना सरासर गलत है, पूरा कंप्लीट गलत है ना, जो ऐसा लिखा होगा जिस बुक में, जिस बुक का आप प्रेफर करना। तो याद ना व्यंकोजी भोसले का जो शासनकाल है वो था कब आपका 1789 से लेके आता ना 1800 का आपका 15 तक, इस समय तक इनका क्या था आपका शासनकाल रहा है। इन्होंने याद रखना अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया है आपका शासन किया है, मतलब सूबेदारों को नियुक्त करके, मतलब सूबेदारी पद्धति से इन्होंने क्या किया यहाँ पर आपका शासन किया है। और इनके जो भाई हैं मतलब रघु जी जो द्वितीय हैं, इन्होंने क्या किया था, इसको उपाधि दिया था, उपाधि का नाम क्या था आपका धुरंधर के इन्होंने क्या दिया था आपका उपाधि दिया था। चूंकि इन्होंने यहां छत्तीसगढ़ में सूबेदारों को नियुक्त करके शासन किया था, इसीलिए है ना, इसीलिए इनके शासन काल को बोलते हैं सूबा शासन। क्या बोलेंगे? सूबा शासन, मतलब सूबा शासन के आधार इन्होंने जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है जी, और ये सूबा शासन कब से कब तक चला है, तो याद ना सूबा शासन चला है 1789 से लेके 1818 तक, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तक याद ना छत्तीसगढ़ में सूबा शासन आपका चला है। तो सूबा शासन के जन्मदाता व्यंकोजी भोसले कब से कब तक चला है, तो याद रखिएगा ये चलेगा आपका है ना 1789 से लेके 1818 तक आपका याद रखना सूबा शासन छत्तीसगढ़ में आपका चला है। सूबा शासन क्या है, देखो सूबा शासन क्या है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो उसका थ्योरी वाला पोर्शन है। मैं जो नोट्स बनाया था उसको मैं एक बार रीड कर दूंगा, आप समझ जाना अच्छे से सूबा शासन क्या है कैसा है, तो ध्यान से थोड़ा सुनना। ठीक है, पहले शॉर्ट में देख लेते हैं, पर नहीं एक बार मैं पढ़ देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं, है ना, यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा चिल माइंड से सुनना ताकि मेंस में लिखने के लिए ऐसा आएगा, जो मैं नोट्स बनाया हूँ उसमें बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से। व्यंकोजी भोसला 1787 से लेकर 1815 तक शासनकाल रहा है किसका, है ना, 1787 नहीं 1789 से लेकर 1815 तक। इसमें क्या लिखा है, इन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया है। नागपुर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था ना, जो नागपुर अर्थ है ना, नागपुर के अधीन जो छत्तीसगढ़ था, तो छत्तीसगढ़ राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया और रतनपुर का राजनीतिक वैभव धूमिल होने लगा। इस काल में छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पतन हुआ। व्यंकोजी यहां से सूबेदारों के माध्यम से शासन करने लगे, जिसे सूबा शासन का सूत्रपात हुआ। ठीक है, ये व्यंकोजी के बारे में हो गया। अब सूबा शासन क्या है इसको अपन देखते हैं। सूबा शासन
प्रणाली मराठों की एक उपनिवेशवादी नीति का अंग था जो शासन संचालन की एक पद्धति थी। वेंकोजी ने इस पद्धति की शुरुआत की 1789 से लेकर 1818 तक। छत्तीसगढ़ में इस पद्धति से शासन का संचालन किया गया। इसके तहत छत्तीसगढ़ नागपुर रियासत के अधीन एक क्या माना जाता था, आपका सूबा माना जाता था। अब जो सूबा शासन की शुरुआत हो गई, अब सूबेदारों की नियुक्ति कैसे होती था उसको भी ध्यान से सुनिएगा। ओके, सूबेदारों की नियुक्ति, यह पद न तो स्थायी था और ना ही वंशागत था। उनकी नियुक्ति ठेकेदारी प्रथा के अनुसार होती थी। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक राशि वसूल कर नागपुर भेजने का वादा करता था उसे सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता था। इसकी नियुक्ति हेतु व्यक्ति की प्रतिभा व कार्य कुशलता पर कोई विचार नहीं होता था। इस प्रकार जनहित कार्यों की उपेक्षा व शोषण का पर्याय था क्या, सूबा शासन। ठीक है भैया, ये थ्योरी। अब देखते हैं इसमें सूबा शासन की बात करोगे तो सूबा शासन याद रखना मराठों की याद रखना एक उपनिवेशवादी नीति का परिणाम था। ओके, यह याद रखना सूबा शासन जो याद रखना शासन संचालन की याद रखना क्या था, एक पद्धति था। इसके तहत छत्तीसगढ़ को नागपुर, छत्तीसगढ़ का याद रखना नागपुर के अधीन याद रखना क्या माना जाता था, एक माना जाता था आपका सूबा। ओके, छत्तीसगढ़ को नागपुर के अधीन याद रखना एक क्या माना जाता था, आपका सूबा माना जाता था। सूबा शासन कहलाएगा। सूबा शासन, सूबेदारों की नियुक्ति कैसे होती थी, तो सूबेदार की नियुक्ति ना, है ना, जो सूबेदार थे ना तो स्थायी थे ना ही क्या थे आपका वंशागर, बल्कि इनकी जो नियुक्ति था वो ठेकेदारी प्रथा अनुसार आपका होता था, जैसे मैं मंत्र अभी पढ़ा हूं। ठीक है, व्यक्ति की प्रतिभा और कार्य कुशलता पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। मतलब व्यक्ति क्या है, कैसे है, कितना उसके पास स्किल है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस मराठा ये थे कि छत्तीसगढ़ से अपने को पैसा मिले, इसी को बोलते हैं उपनिवेशवादी। उपनिवेशवादी नीति का मतलब है कि वहां से जितना हो सके उसको आपका निचोड़ो, जैसे अंग्रेज लोग निचोड़े थे भारत को। समझ रहे बात को जी, आपका ये हो गया। तो ये हो गया आपका नियुक्ति, इस प्रकार से आपका होता था। ठीक है जी, कौन कौन सूबेदार हुए हैं तो याद रखना टोटल जो है 8 सूबेदार हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम को याद रखना है, क्रम से याद रखना है। समझ रहे हैं बात को। ओके, आपका ऐसा है। तो सूबेदार का एक छोटा सा ट्रिक है, छोटा ट्रिक कुछ ऐसा है, जब हम लोग तैयारी करते थे तब है MBKBSSY, MBKBSSY। तो MB स्क्वायर तो याद रखना है ना, तो MB स्क्वायर MBKBSSY, MBKBSSY और MB स्क्वायर कर देना, B को स्क्वायर कर देना, MB स्क्वायर KBSSY। ये याद रखना क्या है आपका ट्रिक है। अब ये जो सूबेदार है, कितने सूबेदार हुए छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में जानकारी कहां से मिलता है, इसके बारे में जानकारी मिलता है कर्नल जो एगन्यू थे उनके अनुसार जो उनका जो प्रशासनिक जो प्रतिवेदन है उनके अनुसार याद रखना छत्तीसगढ़ में जब वेंकोजी भोसले थे, है ना, जो सूबा शासन चला था, तो उस समय टोटल 8 सूबेदार का नाम मिलता है। कितने सूबेदार का, 8 सूबेदार का। एम का मतलब होता है महिपत राव दिनकर, वही महिपत राव दिनकर है जो आनंदीबाई और रघुजी द्वितीय के बीच आपका संधि करा है, तो महिपत राव आपका दिनकर। दूसरा कौन सा, दूसरे की अगर बात करो तो विट्ठल राव दिनकर। उसके बाद बोलोगे तो भवानी क्या है आपका मकालू। ठीक है, यहाँ पर पूरा नाम आपको मिल जाएगा। के से क्या आ जाएगा आपका केशव गोविंद, के से केशव गोविंद। बी से अगर बोलोगे तो बी से फिर से कहा गया आपका बीकाजी गोपाल, बीकाजी गोपाल। उसके बाद सी से आ जाएगा आपका सखाराम हरि, सीताराम टाटिया, यादव राव दिनकर। तो ये है, इसको क्रम से देखेंगे। ठीक है, नाम को याद रखिएगा। अब वेंकोजी के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। चूंकि वेंकोजी जो है 1789 से लेकर 1815 तक इनका शासनकाल रहा है ना, इसके शासनकाल रहा है। और ये छत्तीसगढ़ में ज्यादा एक्टिव नहीं रहे, लेकिन कभी कभी जब मंदिर वंदिर जाते थे, जैसे मैं शुरू में बता दिया था कि थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, तो मंदिर वंदिर जब घूमने जाते थे तो एक बार इनको जाना था पुरी जगन्नाथ मंदिर जाना था घूमने के लिए, भगवान के सामने घुलड़ने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, जब पूरी यात्रा किया था तो उस समय छत्तीसगढ़ आए थे। कब गए थे, तो 1799 में। उसके बाद जब रतनपुर पर्टिकुलर घूमने आए थे तब गए थे, तो ये हो गया। तीसरा जब वाराणसी गए थे तीर्थ यात्रा में तब आए थे। तो 3 टाइम आए थे। एक बार कब आए थे, जब जगन्नाथपुरी की यात्रा किए थे, दूसरे बार जब रतनपुर आए थे, और तीसरे बार कब आपका वाराणसी में जब तीर्थ यात्रा किए थे तब। ओके, तो इतने को थोड़ा सा याद रखिएगा। जब यहाँ पर आए थे तो रतनपुर, जब पर्टिकुलर रतनपुर को घूमने के लिए आए थे, तो याद रखना इस रतनपुर में इन्होंने 2 प्रकार के चीजों का निर्माण करा। एक आपका याद रखना आपका गणेश दरवाजा का निर्माण किया रतनपुर में। उसके अलावा याद रखना महामाया मंदिर का भी निर्माण कराया था। ठीक भैया, इतना तो इतने को आपको याद रखना है। यहां से सीधा आ जाता है किसका, आपका वेंकोजी भोसले ये। लेकिन आप देखते हैं सूबेदार, कौन कौन सूबेदार थे। ठीक, यहां पर सूबेदार की बात करोगे तो पहला जो सूबेदार था जिसका नाम था महिपत राव दिनकर। शासनकाल याद रखना, टाइमिंग को याद रखना, टाइमिंग था इनका आपका 1789 से लेकर 90, 1 साल तक इन्होंने रहा है ना, 1789 से लेकर 90 तक, मतलब 89 से 90 तक। ठीक है, ओके। याद रखना छत्तीसगढ़ के अंदर प्रथम क्या थे आपका, सूबेदार थे। प्रथम क्या है आपका, सूबेदार थे। और इसके समय में जो यात्री आए थे, याद रखना 2 यात्री आए थे। ज्यादातर बुक जो है एक यात्री का नाम बताता है, जिसका नाम है आपका प से फॉरेस्टर, प प पकड़ प फ प फ
प से महिपत राव दिनकर और फ से फॉरेस्टर। कौन आए थे? फॉरेस्टर। कब आए थे? फॉरेस्टर आए थे रायपुर। कब आए थे? तो याद नहीं आया था आपका 17 मई 1790 में। 17 मई 1790 को याद रखना। कहां आए थे? तो याद रखना 17 मई 1790 को फॉरेस्टर आए थे। कहां पर? आपका रायपुर। कहां थे? आपका रायपुर। ठीक है। दूसरा जो यूरोपीय यात्री आए थे जिसका नाम था लेकी। क्या नाम था? लेकी। लोकी नहीं ना, वो एवेंजर में मत चले जाना। ओके, लेकी। तो दूसरे याद रखना आपका जो यूरोपीय यात्री जो अंग्रेज आए थे जिसका नाम था लेकी। और ये जो लेकी है ये जा रहे थे भैया, ये कलकत्ता से इनको आना था नागपुर। कलकत्ता से जाना था कहां पर? आपका नागपुर। बीच में छत्तीसगढ़ पड़ गया, तो छत्तीसगढ़ में क्या हो गया? घुस गया। और जब रात हुआ संध्या तो वो यहां पर रुके। कहां पर? आरंग में। कहां पर? आरंग। आरंग जो है ना रायपुर के पास, वहां पर रुके। और वहां पर जो भी रात को तो उसको वो बताएं, उसने अपने जो प्रतिवेदन तैयार किया उसमें ये बताया कि यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है स्तूप है, प्राचीन आपका मंदिर है। समझ रहे हो? जैन बौद्ध से संबंधित स्तूप है। और जब एक्चुअल में जब खोजो तो ऐसा कुछ बात पता चला है। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि कौन कौन यूरोपीय यात्री आए थे। तो एक आते हैं आपका फॉरेस्टर और दूसरा आते कौन? आपका लेकी। ओके, तो ये दोनों को याद रखना। ध्यान हो गया मैं 15 दिन का। दूसरा जो उनके बाद जो बनते हैं, इनके बाद जो सूबेदार बनते हैं वो कौन है? वो है आपका विट्ठलराव दिनकर। विट्ठलराव दिनकर जो शासनकाल था वो था आपका बहुत लंबा, मतलब 1790 से 1796, सर्वाधिक लंबे समय तक। बोलोगे तो इधर केशव गोविंद आएगा, दिख रहा है ये। उसके बाद ये दूसरा टॉपर आपका ये है। ओके, सर्वाधिक लंबे समय तक बोलोगे तो आपका ये है, दूसरा आपका ये है। विट्ठलराव दिनकर की अगर बात करेंगे तो विट्ठलराव दिनकर का शासनकाल है 1790 से 1796 तक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है पूरे जो आपका व्यवस्था था, जो भू राजस्व व्यवस्था था, उसमें बहुत बड़ा चेंज किया। इन्होंने क्या किया? कलचुरी कालीन जो गढ़ जो बटा था, उस गढ़ के जो गढ़ की जो व्यवस्था है, इन्होंने क्या किया? गढ़ों की व्यवस्था को समाप्त करके परगना पद्धति को क्या किया? आपका स्टार्ट किया। ओके, तो गढ़ों की व्यवस्था को समाप्त करके संपूर्ण जो क्षेत्र था उनको क्या कर दिया? परगनों में बांट दिया। ओके, तो गढ़ को समाप्त करके परगना में बांट दिया। इसी को मतलब परगना पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। किसको? विट्ठलराव दिनकर को। परगना पद्धति के सूत्रपात किया था किसने? बिंबाजी भोसले ने। परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? विट्ठलराव दिनकर। ठीक, अब क्या किया? इन्होंने क्या किया? जितना भी जो खालसा क्षेत्र है, खालसा क्षेत्र मतलब पहले क्लास में बता दिया था, जो मराठों के अधीन जो प्रत्यक्ष रूप से जो भूमि आता था उसी को बोलते थे खालसा क्षेत्र। तो इन्होंने क्या किया? जो खालसा जो क्षेत्र था, उस खालसा क्षेत्र में जो गढ़ आते थे उनको क्या कर दिया? परगनों में बांट दिया। टोटल याद रखना 27 परगना इन्होंने बनाया और एक परगना में 84 गांव होते थे। ओके, तो याद रखना खालसा क्षेत्र को इन्होंने क्या कर दिया? परगनों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। और टोटल इन्होंने 27 परगना का क्या किया? निर्माण किया। ओके, एक परगना में क्या? एक परगना में कितने गांव होते थे? 84 परगना क्या होते थे? गांव होते थे। अब उस परगने को संभालने के लिए इन्होंने क्या किया? एक अधिकारी का नियुक्ति किया और वो अधिकारी कहलाता था कमाविजदार। क्या कहलाता था? कमाविजदार। अब उस कमाविजदार की सहायता करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम था फडणवीस। क्या नाम था? फडणवीस। और उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त किया कौन? आपका बड़कर। तो तीन प्रमुख अधिकारी याद रखना। परगना का जो अधिकारी होता था वो कहलाता था कौन सा? आपका कमाविजदार। कमाविजदार की मदद करने के लिए आता था कौन? आपका फडणवीस। और फडणवीस के साथ आता था कौन? आपका बड़कर। तो तीन अधिकारी का नाम आपको याद रखना है। कमाविजदार जो है याद रखना, ये सूबेदार के प्रति क्या था? आपका कर्तव्यनिष्ठ था। मतलब जो भी रिपोर्ट है वो किसको देता था? वो सूबेदार को देता था। ठीक, आपका ये हो गया। इसके समय में याद रखना जो यात्री आते थे वो व से व प फ व ब। विट्ठल ब्लंट। ओके, विट्ठल ब्लंट। जेटी ब्लंट करके आता है। यूरोपीय जो यात्री थे वो आए थे। जो यूरोपीय यात्री आए थे तो ये आते हैं कहां पर? आपका रायपुर, सॉरी रतनपुर। रतनपुर बाद कहां जाते हैं? रायपुर। और रायपुर के बाद प्लान रहता है कि मैं कहां जाऊं? आपका बस्तर जाऊं, ताकि मेरे को शॉर्टकट रद्दा खोजना है। शॉर्टकट रद्दा खोजना है कि मैं महाराष्ट्र से कहां चले जाए? उड़ीसा अगर जाना है तो ऐसा। ठीक, तो होता है। यूरोपीय यात्री आते हैं रतनपुर आते हैं पहले। तो रतनपुर आते हैं 13 मार्च 1795 को रतनपुर पहुंचते हैं। इसको उल्टा कर दो मतलब 31 मार्च 1795 कहां जाते हैं? आपका रायपुर। और उसके बाद जो है 1795 में ये जाते रहते हैं कहां पर? आपका बस्तर में घुसने रहते हैं, लेकिन घुसने नहीं देते, कांकेर में रोक लेते हैं। जनजातीय लोग इनको रोक लेते हैं। ओके, और विद्रोह होता है, उसी विद्रोह को बोलते हैं भोपालपट्टनम का विद्रोह। भोपालपट्टनम का विद्रोह जनजातीय विद्रोह से संबंधित ऑलरेडी जो वीडियो है वो पहले से डल चुका है, आप चाहो तो वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो 1795 में भोपालपट्टनम का क्या होता है? आपका विद्रोह होता है। तो इतने बात को भैया आपको याद रखना है। ठीक, ओके, इतना हो गया। अगला देखते हैं तीसरा जो आपका याद रखना, आपका जो सूबेदार रहते हैं जिसका नाम है भवानी मकालू। भवानी मकालू बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। भवानी मकालू की बात करो, इनका जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1796 से लेके 1797 तक। ओके, लगभग एक साल। इन्होंने क्या किया? अप्रत्यक्ष सूबेदार थे। अप्रत्यक्ष सूबेदार मतलब एक तो भैया सारा जो शासक है वो अप्रत्यक्ष, उसके अलावा ये भी प्रत्यक्ष।
अप्रत्यक्ष। समझ रहे बात को? मतलब कुल मिला के छत्तीसगढ़ को बोरने के कगार पे थे कौन? ये नमूने लोग। ओके, ध्यान सुना। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया? सूबेदारी व्यवस्था है या सूबेदार बन के छत्तीसगढ़ को क्या किया? आपका संभाले। अप्रत्यक्ष मतलब बैठे थे वहां, इनका कोई प्रतिनिधि नियुक्त किया था यहां, और कौन था प्रतिनिधि? उस प्रतिनिधि के नाम था कोड़ो विष्णु। ध्यान से सुना। इन्होंने क्या किया? प्रतिनिधि के द्वारा छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का संचालन किया, और जो प्रतिनिधि था उस प्रतिनिधि का नाम क्या था? तो याद रखना, उस प्रतिनिधि का नाम था कोड़ो महादेव। क्या नाम था? कोड़ो महादेव उनका आपका नाम था। ठीक है जी। चूंकि जब ये बात पता चलता है किसको? वेंकोजी भोसले को, तो इनको पद से क्या करते हैं? आपका हटा दिया जाता है। चल फूट गया। समझ रहे बात को? आपका जो उसके और ये कारण रहता था कि इस समय राजस्व ठीक से प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भैया मेन आदमी अगर बाहर है तो कौन राजस्व देगा? समझ रहे? तो ये सब कारण। अगला देखते हैं चौथा जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है, जिसका नाम है केशव गोविंद। केशव गोविंद। इनका टाइम पीरियड था 1797 से लेकर 1808 तक। सर्वाधिक लंबे समय तक छत्तीसगढ़ के सूबेदार कौन थे? केशव गोविंद। सर्वाधिक समय तक याद रखना छत्तीसगढ़ के क्या थे? सूबेदार थे। ठीक। अब क्या हुआ था इनके शासनकाल में? इनके सामने देखो, क से केशव, क से कोलब्रुक, केशव कोलब्रुक, है ना? विठल ब्लंड, पद फॉरेस्टर, पद फॉरेस्टर। समझ आ रहा जी? तो कोलब्रुक आए थे फरवरी 1799 में। इसके शासनकाल में आए थे कौन? आपका अंग्रेजी अधिकारी कोलब्रुक। इसके अलावा याद ना, जो कोलब्रुक है बिम्बाजी भोसले के समय में भी आए थे। ठीक है, बता दिया हूं मैं। अगला 1801 में, इसी के शासनकाल में ना 1801 में मृत्यु हो जाता है किसका? आपका आनंदीबाई का। तो आनंदीबाई की जो मृत्यु होता है वो कब होता है? आपका 1800 कब? आपका 1 में। 1801 में याद रखना क्या हो जाता है? आपका मृत्यु हो जाता है। तो इस प्रकार से जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपका आनंदीबाई का शासन में जो प्रभाव था वो भी यहां से क्या हो गया? आपका फिटूस हो गया। अगला, इसके शासनकाल में, मतलब केशव गोविंद के शासनकाल में याद ना, पिंडारी। कौन होते थे? पिंडारी। पिंडारी जो लूटने वाले जो होते थे ना, लूटने वाले जो मुस्लिम होते थे। ओके, लुटेरे जो मुसलमान है उस समय उन लोग को बोलते थे आपका पिंडारी। आपने पिक्चर देखा होगा वीर सलमान खान का, उसमें जो होता है ना पिंडारी, वो आपका ही है। ठीक है, उसमें मुसलमान नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक्चुअल में है ऐसा। तो पिंडारी का याद रखना क्या होता है? आपका आक्रमण होता है किसके शासनकाल में? इसके शासनकाल में, और कैसे करके रक्षा होता है। उसके अलावा कई जगह याद रखना आपका विद्रोह होता है। बहुत जगह क्या होता है? आपका विद्रोह होता है। कहां कहां पर विद्रोह होता है? तो ध्यान सुनिएगा। मैप पीछे, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, ये पूर्व से पश्चिमी से, ये रायगढ़ वाला हिस्सा, ठीक ये है। तो यहाँ पर जो विद्रोह होता है कहां कहां होता है? उड़ीसा में जाओगे तो संबलपुर, राहिलखोल। संबलपुर, राहिलखोल। आगे आओगे रायगढ़ में, तो रायगढ़ में मिलेगा दो जगह, रायगढ़ सारंगढ़। रायगढ़ सारंगढ़, रायगढ़ सारंगढ़, संबलपुर राहिलखोल। संबलपुर राहिलखोल, रायगढ़ सारंगढ़, शक्ति। 5 याद हुआ? याद हुआ 5? ओके। रायगढ़ सारंगढ़ क्या है आपका? शक्ति। शक्ति के ऊपर चले जाओ, शक्ति के ऊपर चले जाओ तो आपको मिलेगा गंगापुर या फिर सरगुजा, और उसके बाद एक जगह याद रखना जिसका नाम है आपका बरगढ़। क्या नाम है? बरगढ़। ठीक है, तो कौन कौन सा जगह है? एक आपका संबलपुर, राहिलखोल, रायगढ़, सारंगढ़, शक्ति, गंगापुर, ये इसी को बोलेंगे सरगुजा। क्या है आपका? सरगुजा। और एक जगह है जिसका नाम है आपका बरगढ़। इन क्षेत्रों में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। फिर पूछ सकता है कहां कहां विद्रोह हुआ? तो इन जगहों में आपका विद्रोह हुआ था। बिम्बा जी के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इससे पहले वाले क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, इतने को अच्छे से संभाल लेना। ठीक, इतने को याद रखना। तो ये शासनकाल रहा है किसका? आपका केशव गोविंद, जब ये सूबेदार थे तब। अगला देखते हैं कौन सा? बीकाजी गोपाल। बीकाजी गोपाल, बीकाजी सुने होंगे, वो आता है खाने का बीकाजी, जैसे को भीखाजी बोलते हैं, भीखाजी। ओके, तो बीकाजी गोपाल का जो शासनकाल था वो 1808 से लेके 1816 तक रहा। जब ये शासनकाल थे तो सब चीज चुरोबुरो हो गया। कैसे? जो वेंको जी थे, वेंको जी का मृत्यु हो गया 1815 में। वेंको जी का मृत्यु होगा कब? 1815 में। वेंको जी के मृत्यु होने के बावजूद भी याद रखना यहां पर आपका सूबेदारी व्यवस्था संचालित था। क्यों? क्योंकि रघु जी जो द्वितीय थे ये भी मरने के कंडीशन में थे, एकदम तबियत इनका खराब था। तो ऐसा तो नहीं कि वहां जाके शासन करे, तो बोला कि भैया भाई मर गया, ठीक है चलने दे। ओके, क्या पता मैं भी कब तक जिंदा रहूंगा। और इसी आस में याद रखना 1816 में ये भी निपट जाते हैं। कौन? रघु जी द्वितीय। समझ रहे हैं बात को? ओके, ये हो गया। तो रघु जी जो याद रखना आपका जो द्वितीय है, इनकी भी हो जाती है क्या? आपका मृत्यु। रघु जी जो द्वितीय है इनका भी याद रखना, यहाँ पर क्या हो जाता है? आपका मृत्यु हो जाता है 1816 में, इसी के शासनकाल में। देख लो। ओके, अब क्या हुआ? अब देखो, वेंको जी भी खत्म, रघु जी भी खत्म, चिमड़ा जी ऑलरेडी पहले से खत्म थे, चिमड़ा जी खत्म थे। अब क्या हुआ? अब शासन कौन संभालेगा? अब शासन जो है संभालने के लिए, अब शासन संभालने के लिए एक कैंडिडेट आते हैं, एक आदमी आते हैं। इस कहानी में एक आदमी का एंट्री होता है जिसका नाम रहता है अप्पा साहब। ये कौन है, ये क्या है, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। समझ रहे बात को? ध्यान से सुनिएगा। आते हैं भैया, अगला जो दावेदार मिलता है कौन मिलता है? आपका अप्पा साहब।
ओके, कौन मिलता है आपका? अप्पा साहब को याद रखना, इसका दावेदारी मिलता है। ओके, ये जो अप्पा साहब होते हैं ये आते हैं कहाँ? आपका छत्तीसगढ़, और अपना अपना दावा करते हैं कि मैं क्या करूंगा, छत्तीसगढ़ को संभालूंगा। लेकिन संभालने नहीं देते कौन? आपका भिकाजी गोपाल। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मराठों के ही वंशज होते हैं अप्पा साहब। समझ रहे बात को जी? अब ये होता है, आप देखते हैं क्या होता है। इसी भिकाजी गोपाल के समय में सरगुजा में याद रखना क्या होता है? विद्रोह होता है। सरगुजा में विद्रोह होता है, जिसको शांत करने जाते हैं, जिसको समाप्त करने जाते हैं कौन? आपका अप्पा साहब। अप्पा साहब जाते हैं कहां पर? सरगुजा की बात को समझाने में। और इसी के शासन काल में ही क्या होता है? पिंडारी का फिर से क्या होता है? आपका आक्रमण होता है, और भिकाजी गोपाल क्या कर देता है? उसको पूरे तरीके से इस आक्रमण को या फिर जो पिंडारी को क्या कर देता है? आपका समाप्त कर देता है। ठीक है, अगला पद से हटाते हैं। जब ये है ना, देखो अब अप्पा साहब, ये मतलब ये दोनों बीच भिकाजी गोपाल और अप्पा साहब के बीच क्या करता है? बार बार तू मैं, तू मैं ऐसा होते रहता है। तो इसी कारण क्या करते हैं? अपना प्रभुत्व दिखाते हुए ये जो अप्पा साहब है, ये अप्पा साहब पद से हटा देते हैं। किसको? ये हटा देते हैं किसको? आपका भिकाजी गोपाल को। चल फुट यहां से, समझ रहे? ज्यादा बात नहीं करना है, तो ठीक है, इतना हो गया। तो यहां पर जो है खत्म हो जाता है किसका? सूबेदारी आपका भिकाजी गोपाल का। उसके बाद जो अगला कैंडिडेट, अगला सूबेदार जो नियुक्त होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं सखाराम हरि। क्या नाम है? सखाराम हरि। इनका शासनकाल बहुत ही कम समय तक होता है, 1816 से 1816, मतलब कुछ महीने का ही रहेगा, 2 से 3 महीने का। तो याद ना, इनका जो टाइमिंग रहता है ना, ये लगभग 3 माह तक यहाँ पर शासन करते हैं। तो क्यों इतना लंबे समय तक? जब इनको सूबेदार नियुक्त किया जाता है तो पहली बात तो यहाँ से कर वसूल तो करते ही करते हैं, इसके अलावा लोगों से फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करने का मतलब, ठीक है, एक का डबल, आप मेरे को 100 रुपए दो, मैं आपको 200 रुपए दूंगा। समझ रहे बात को? 21 दिन में पैसा डबल, ऐसा करते हैं। लेकिन जब फ्रॉड करते हैं, जब पब्लिक को पता चलता है कि ये हमको बेवकूफ बना रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? आदमी निकालता है AK-47 और सीधा फायर, मतलब गोली मारकर इसका हत्या कर देते हैं। किसका? सखाराम हरि का। ठीक है भैया, तो एकमात्र सूबेदार जिसको गोली मारकर हत्या करते हैं सखाराम हरि। ठीक, अगला देखते हैं सीताराम तात्या, और उसके नाम है यादवराव दिनकर। सीताराम तात्या के बारे में कुछ खास जानकारी आपका नहीं है। इसका शासन काल रहता है 1816 से 1817 तक। ठीक है, उसके बाद यादवराव क्या आता है? आपका दिनकर। यादवराव दिनकर याद ना, अंतिम याद रखना क्या रहते हैं? आपका सूबेदार रहते हैं। तो अंतिम जो सूबेदार है वो कौन है? आपका यादवराव आपका दिनकर। इसी के शासनकाल में ये आगे क्यों नहीं चला, यहीं पर क्यों खत्म होगा? हुआ ये कि इस समय ये जो नमूना था कौन? अप्पा साहब। ये अलग ही कहानी है अप्पा साहब का। ओके, देखेंगे इसको, चिल। ओके, जो अप्पा साहब थे ये मराठों से क्या करते हैं? आपका संधि करते हैं, सॉरी, अंग्रेजों से संधि करते हैं, और उसी के परिणाम के तहत बाद में कंप्लीट जो मराठा है, कंप्लीट मराठा मतलब जिसमें सब शामिल है, पुणे के, नागपुर के, इंदौर के, होलकर के, गायकवाड़, समझ सभी मराठा एक साथ आक्रमण करते हैं। ये लड़ी होता है अंग्रेजों के साथ, जिसको बोलते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है 1817 से लेकर 1818 के बीच में। चूंकि इस युद्ध में क्या करते हैं? मराठा पराजित हो जाते हैं, तो यहां से छत्तीसगढ़ से मराठों की कंप्लीट जो भी शासन संचालित था वो पूरा क्या हो जाता है? आपका खत्म हो जाता है। ठीक है भैया, इतना जी। तो अंतिम मराठा शासक कौन था आपका? अंतिम मराठा सूबेदार कौन था आपका? यादवराव आपका दिनकर। इस प्रकार से टोटल अगर बोलोगे तो 8 जो सूबेदार है वो बता चुका हूं। पहला है आपका महिपत राव आपका दिनकर, दूसरा आपका विठल राव आपका दिनकर, तीसरा अगर बोलोगे तो, है ना, पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा आपका विठल राव क्या है? आपका दिनकर, तीसरा जी भिकाजी गोपाल, सॉरी भवानी मकालू। तीसरा कौन है आपका? भवानी मकालू। महिपत राव दिनकर, विठल राव दिनकर, भवानी क्या है आपका? मकालू, और के से क्या आएगा? केशव गोविंद। उसके बाद बी से आएगा कौन सा? आपका भिकाजी गोपाल। स से आएगा सखाराम हरि। कौन आएगा? सखाराम हरि। और फिर एस से आ जाएगा सीताराम टाटिया, और वाई से आ जाएगा कौन? आपका यादवराव दिनकर। ठीक भैया, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो इतना जो कहानी, जो स्टोरी मैं बताया हूं, आपके समझ में आया होगा। ठीक है इतना जी। जो कंटेंट है बहुत ही ऑथेंटिक जो सोर्स है उससे निकाला गया है। भले सोर्स कम हो सकता है, कुछ चीज छूट सकता है, लेकिन ऑथेंटिक है एकदम। समझ रहे बात को जी? तो इतना जो चीज है उसको अच्छे से याद करिएगा, अपने नोट्स में शामिल करिएगा। अगर नोट्स बनाया है तो मेरे हिसाब से बनाना ही चाहिए, एक बार का मेहनत है। ठीक है जी, तो मिलते हैं इसी के साथ नए वीडियो के साथ। ओके, वीडियो अगर अच्छा लगे यार तो याद ना, वीडियो को क्या कर दो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दो। ओके, और लाइक करना ना भूले। ठीक है जी, आगे इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहां से मराठा के बाद अंग्रेज, फिर कैसे जो छत्तीसगढ़ में जो अंग्रेजी शासन चला और महात्मा गांधी कैसे हैं, क्या पूरा कंप्लीट जो आधुनिक इतिहास है ना, राज्य के बनने तक, उसको अपन डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आज पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो पता है आपको क्या करना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।